Hello everyone, welcome to Vyas Edification. In this session we are going to discuss IIT JEE Advanced 22 question solution. This is related to paper number 1 section number 2, clear? And in this session we will discuss about multiple correct questions from question number 9 to question number 14, clear? So dear student, आपको मिलने वाला है multiple correct questions का detailed solution. So concentrate on a screen. Let's start. Now dear student, we are going to discuss question number 9 from paper number 1 section number 2, clear? So now concentrate. In this question it is given to you a medium having dielectric constant K greater than 1, that is inserted between parallel plate capacitor, clear? And the distance between them it is also given to you, this is small d, clear? Now the capacitor is connected to a battery of voltage V and shown in a figure. Now what we are doing, now we are actually increasing the distance between parallel plates, or we can say now this distance becomes 2 times of d, clear? This dielectric slab is having thickness small d, and this is d by 2 and this is also d by 2, clear to everyone? So this is given in a question, this is a situation. Now in this situation we are not changing द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, यानी बैटरी को बेटा हम चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है उनके बीच में जो डिस्टेंसेस है उसको हम वेरी कर रहे हैं, क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ वी हैव टू गिव आंसर दैट आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस विच ऑप्शंस इज और आर करेक्ट, क्लियर? मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2, 3, 4 कितने भी सही हो सकते हैं, क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सो कंसंट्रेट ऑन अ स्क्रीन. नाउ लिसन केयरफुली. अब देखो बेटा, आपको पता होगा कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, क्लियर? सो अगर मैं बात करता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखूं, लिसन केयरफुली, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? दिस इज इक्वल टू V बाई डी. ये कब लिखेंगे बेटा? जब कोई भी कैपेसिटर हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिस डिक्रीजेज. यस, तो उससे क्या होगा? अरे हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन भी ऐसे ही किया है बेटा, E इक्वल टू E डिवाइड बाई वी कैन से E एंड दिस इज E नॉट, क्लियर? सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा बेटा? E नॉट बाई के. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है. या सुनो, तो इस केस में अगर मैं फर्स्ट केस में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मान लिया बेटा ये E1, दिस शुड बी इक्वल टू V डिवाइड बाई K टाइम्स ऑफ D, क्लियर? So this is value of electric field between the parallel plate capacitor when we introduce a dielectric slab between them, clear? Now what is happening here? Actually now we are increasing distance between parallel plate capacitor, but most important here we are not changing the external voltage source. yes or no? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस फैक्टर से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. yes or no? तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं उसको समझो. ये तो हो गई बेटा हमारी वैल्यू किसकी बेटा? E की, ठीक है? अच्छा, अब हम यहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? E2. दिस इज गिवन बाय, नाउ we can write like this because voltage source we are not changing, so this is V. And what is separation distance between two parallel plates? This is twice of D, so we can write like this, twice of D. अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें क्या ये कैपेसिटर जो है वो पूरा के पूरी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है? नहीं, ठीक है? लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो भी हो यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो क्या आएगा बेटा? एक्चुअल हम यहाँ पे और फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं आपको बोल देता कि ये पूरी की पूरी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये कितना हो जाता बेटा? 2kd. अगर सारा इंट्रोड्यूस कर दिया होता. यस और नो? तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि जो भी होगा बेटा यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज करेगा. यस और नो? तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी. यस और नो? लेकिन ये बोल रहे कि 2k के फैक्टर से डिक्रीज होगा, वो तो गलत है, ठीक है? तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे. ऐसा समझो बेटा, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस तरह से देखो. सेकंड सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे बेटा? V. दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मल्टीप्लाई दिस इज D बाई 2 प्लस
यहाँ पर क्या आएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, के से डिवाइड, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद डी। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ई मल्टीप्लाई डी बाई 2। क्लियर। सो अगर हम यहाँ से ऐसा लिखें इसको, अगर कॉमन ले लें बेटा ई डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1/2 प्लस वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज 1/k प्लस दिस इज 1, or we can say this is 1/2. Clear. So from here we can write like this, this is ED and we can say k plus 1 divide by k. Clear. क्या अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, मान लिया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, E2, सो E2 इट इज गिवन बाय V। क्लियर। एंड वी कैन से k डिवाइड बाय वी हैव D एंड दिस इज k प्लस 1। क्लियर। तो अगर ओवरऑल बात करें बेटा, इस k को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी तो लिख सकता हूँ लाइक दिस, यस और नो। नाउ यू कैन से द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर दिस इज इंक्रीजेज, सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज डिक्रीजेज। So in this question it is given electric field inside the dielectric material is reduced by a factor 2k. This is wrong. Clear. It is, we can say it is reduces by this factor. Clear to everyone. So we can say this one is cancelled. Yes or no. Now we are going to discuss what is the effect on the capacitance when we are increasing distance between parallel plate capacitor. Clear. So now we can write like this. Listen carefully. We know that capacitance of a parallel plate capacitor, this is given by C equal to epsilon naught A by D. But what will happen when we introduce a dielectric slab between parallel plate capacitor? So we can say here it is multiplied with dielectric constant K. Clear? Now in the situation number 2, we can say let's suppose this is C1. So in the situation number 2, how we will find here value of C2? Now you can say, we can actually see here this is a capacitor, this is connected in a series. मतलब यहाँ पर हम इस सेकंड सिचुएशन को कैसे देख सकते हैं बेटा, कुछ इस तरह से। ये मान लो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, दिस इज d/2। क्लियर। यहाँ पर एक और हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस दी है बेटा d, और यहाँ पर ये हो गया हमारा वापस d/2। ठीक है। सो अगर हम इसको एप्सिलॉन नॉट a बाई d/2 करेंगे, तो ये हमारा जो कैपेसिटेंस इसका आएगा वो कितना आएगा, c/2। इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा बेटा, c/2। और ये क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस है, सो दिस इज k टाइम्स ऑफ c। यस और नो। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो है उसमें c इक्विवेलेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, अगर एक पॉइंट समझो, मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पर हमारी जो d डिस्टेंस वाली स्पेस है उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब अवेलेबल नहीं है, और इन द राइट साइड वी हैव डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। तो हम इसको इस तरह से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, लिसन केयरफुली। यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, C2 दिस इज गिवन बाय we have one capacitor that is having capacitance C, because C/2 plus C/2 and C/2, or we can say D/2 plus D/2, this becomes D. Yes, so capacitance is given by this is C, और यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है एंड दिस इज Kc। क्लियर। सो अब अगर मैं आपको बोलूँ हमारे पास दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी कैन राइट लाइक दिस, C multiply Kc divided by C plus Kc। क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज Kc स्क्वायर डिवाइड बाई C कॉमन K प्लस 1। तो C से C को हमने क्या कर दिया, कैंसिल। क्लियर। सो C2 दिस इज गिवन बाय Kc डिवाइड बाई K प्लस 1। अच्छा, ये जो C है ये कौन सा है बेटा, ये जो हमने कंसिडर किया दिस इज C1। यस और नो, क्योंकि ये भी तो क्या है, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। यस और नो। या फिर आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे अगर आपने लिखा बेटा दिस इज C, क्लियर, आई एम राइटिंग है C, सो दिस इज K टाइम्स ऑफ C अपॉन K प्लस 1। यस और नो। एंड हियर वी हैव C1 K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एंड दिस इज आई एम राइटिंग लाइक दिस इज Kc। क्लियर। तो हमें क्या बोला बेटा, कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाई व्हाट फैक्टर, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन डिवाइड लाइक दिस, C2 बाई C1, दिस शुड बी इक्वल टू,
यहाँ पे क्या लिखेंगे Kc अपॉन K प्लस 1 एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई Kc. Clear? So Kc and Kc this is cancelled out. So now we can say this is equal to 1 upon K plus 1. इसका मतलब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो 1 अपॉन K प्लस 1 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा. या सुनो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है. क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस. नाउ लिसन केयरफुली. Now we are going to discuss part number 3, or we can say option number 3. In option number 3, it is given the voltage between capacitor plate is increased by a factor. Okay, listen carefully. Either we are decreasing distance between two parallel plates, or we are decreasing the distance between two parallel plates. क्लियर? मतलब पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएं या घटाएं. लेकिन अगर हमने वोल्टेज सोर्स, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है, अगर हमने उसको चेंज नहीं किया तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट मेंटेन रहेगा. या सुनो, तो इसका मतलब अगर इस सिचुएशन से हम इस सिचुएशन में आते हैं और यहाँ पे वोल्टेज बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स हमें पूछा है तो सेम ही रहने वाला है. या सुनो, तो उसी कॉन्सेप्ट को तो हमने यूज किया था. तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है बेटा? रॉन्ग. क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब आते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने पूछा कि जो वर्क डन है वो वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करेगा प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल. क्लियर? ये तो गलत है. क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप ये समझो बेटा कि जैसे मान लो कि कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, उस टाइम पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज स्टोर हुआ. अब अगर हमने क्या किया, उसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस जो अगर टोटल चार्ज स्टोरेज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज स्टोरेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है. तो अगर मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. यस और नो? और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. इसका मतलब वर्क डन जो है इन दिस प्रोसेस इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल. यस, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. कैसे प्रूव करेंगे बेटा? समझो, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो वर्क डन है वो क्या होता है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. अच्छा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर. यस और नो? अच्छा, सी की बात करते हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस, या फिर इसको ऐसे समझो कि हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पिक्चर में आएगी. पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब इनिशियल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर. सी की जगह क्या आ जाएगा बेटा? Kc, और यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 जो भी यहाँ पे सी डैश है और वी स्क्वायर. ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सोर्स दिस इज सेम, बट व्हाट विल हैपन अबाउट द वर्क डन? वर्क डन डिपेंड्स ऑन ए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यस और नो? सो इट मींस वी कैन सी द वर्क डन इन द प्रोसेस इट डिपेंड्स on the presence of dielectric material. Yes, so in the option it is given does not. Clear? It means option number D is also wrong. Clear? So अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है? करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर वी हैव दिस इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर टू एवरीवन? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? चलिए बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स एनालिसिस पार्ट. लिसन केयरफुली. अगर मैं आपको बात करूं क्या ये बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी और फॉर्मूले पे बेस्ड था? यस, वी कैन से दिस इज यस, इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला और थ्योरी. यस, कुछ फॉर्मूले हमने यूज किए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट भी थे. बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर? नो. क्लियर? हैविंग ऑप्शंस मिसलीडिंग यू टू द रॉन्ग आंसर? यस. अगर मैं यहाँ बात करता बेटा कि डिफरेंट ऑप्शंस में अगर आपको ये पता नहीं है कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्टेड है, तो अगर आप मैथमेटिक्स से जाते तो आप बोलते कि यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है. क्योंकि बेटा पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा, लेकिन वो जो बैटरी है वो क्या करेगी? एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेगी, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट मेंटेन रहता है. यहाँ तक क्लियर? और क्या कोई लॉन्ग स्टेटमेंट और कैलकुलेशन थी? नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे. तो ओवरऑल अगर हमें इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि नहीं, ईजी लेवल का क्वेश्चन था. और आई विल गिव हियर द टोटल मार्किंग. अगर मैं बात करूँ कि इसको मैं कितने जो है टोटल नंबर दूंगा, तो आउट ऑफ 10 आई एम गिविंग हियर 4. मीन्स दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ईजी कैटेगरी.
Yes or no? So this is all about this question. Now dear student, we are going to discuss question number 10, and again this question is related to multiple correct questions. So now concentrate on a screen. This question is related to chapter, this is current electricity. So in this question it is given to you, the figure shows a circuit having 8 resistance of 1 ohm each. इट मीन जितने भी बेटा रेजिस्टेंस आपको यहाँ गिवन है सारे के सारे जो है वो 1 ओम के हैं. ओके फाइन. साथ ही साथ में आपको दो वोल्टेज सोर्स भी गिवन है, और वोल्टेज सोर्स जो है वो कितना दिया बेटा, एक तो 12 वोल्ट दिया है और एक हमारा 6 वोल्ट दिया है. बोलो क्लियर. अच्छा, हमें ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए और 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अच्छा, एक पॉइंट समझो, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव देखो कि चारों ऑप्शन में आपको पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यस और नो. तो अब देखिए बेटा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखने में थोड़ा डेंजरस लग रहा है, क्या डेंजरस है? नहीं. ठीक है, देखते बेटा बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे समझिए, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, सारे के सारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमारी सेम है. वोल्टेज सोर्स हमारे पास 2 है. हियर वी हैव 12 वोल्ट एंड दिस इज 6 वोल्ट. ठीक है, एक लेट्स एज्यूम हियर करंट I1 दिस इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच. क्लियर. और यहाँ पे चूंकि R3 रजिस्टर है तो मैंने मान लिया कि करंट कितनी जा रही बेटा, I3. क्लियर. हम ये जानते हैं बेटा ये जो है ये जंक्शन पॉइंट है. यस सुनो. अब एक पॉइंट समझो बेटा, यहाँ पे करंट I3 आई. अब इसके अगर मैं इसको एक एक्सिस मान लेता हूँ तो इसके अबाव और इसके बिलो अगर आप देखेंगे टोटल वी हैव 3 रजिस्टर्स, और तीनों रजिस्टर जो है 1 ओम 1 ओम और 1 ओम के हैं. इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि अपर हाफ में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही मेरे लोअर हाफ में है. इसका मतलब जो करंट है वो क्या हो जाएगी बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. यस और नो. तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर करंट I3 जा रही है तो यहाँ पर कितनी जाएगी बेटा, दिस इज I3/2. क्लियर. I can say here current this will flow in this branch, this is I3/2. और यहाँ पर भी करंट कितना फ्लो करेगा बेटा, I3/2. क्लियर टू एवरीवन. आगे समझते बेटा, यहाँ पर इनकमिंग करंट जो इस जंक्शन पे थी वो I1 थी, इधर I3 जा रही है. अब आप देखो बेटा इधर R2 है इधर R4 है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना 1 ओम. इसका मतलब यहाँ भी जो भी करंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ये कितनी हो जाएगी बेटा, I1 माइनस I3 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर. अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज I1 माइनस I3 डिवाइड बाई 2. बोलो क्लियर. अब इस पॉइंट पे समझो बेटा, इस जंक्शन पे अगर हम बात करें करंट कितनी आ रही है, I1 माइनस I3/2. यहाँ से कितनी आ रही बेटा, I3/2, यानी इस डायरेक्शन में कितनी जाएगी, I1/2. बोलो क्लियर. यहाँ पर कितना I1 माइनस I3/2, दिस साइड I3/2, सो दिस इज इक्वल टू I1/2. क्लियर. So at the junction point you can say I1/2 plus I1/2 is the incoming current. दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वापस करंट कितनी जाएगी बेटा, I1. इसका मतलब हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस सर्किट में है वो परफेक्ट किया है. क्लियर. अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑलवेज कीप योर आइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड करंट इन ए डिफरेंट रजिस्टर. तो देखो कहाँ कहाँ फाइंड करना बेटा, एक R1 चाहिए, एक हमें R2 चाहिए, R3 चाहिए और R5 चाहिए. मतलब R1 R2 R3 R5. ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ मुझे पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो करंट की कैलकुलेशंस करनी है. क्लियर. अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करें, हम एक काम करते हैं बेटा, कोई भी एक लूप कंसिडर करते हैं और उस लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे. यस सुनो. अच्छा, ये सोचो बेटा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास. जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है यहाँ पे वो है 2, एक तो I1 है और एक I3 है. क्लियर. और बाकी सब हमने I1 और I3 की टर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी बार हमें किरचॉफ वोल्टेज लूप लगाना पड़ेगा. तो अगर हमारे पास टोटल 2 नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स है सो वी विल अप्लाई हियर किरचॉफ वोल्टेज लॉ 2 टाइम्स. क्लियर टू एवरीवन. सो अब समझे बेटा, मान लेता हूं कि ये मैंने ले लिया लूप नंबर 1 एंड आई एम अप्लाइंग हियर किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन लूप नंबर 1. क्लियर. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज लूप नंबर 1. तो लूप नंबर 1 के अंदर अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेटा. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे बताओ क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप. यस. सो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन वो क्या लिखेंगे बेटा, IR. लेकिन R की वैल्यू हमेशा 1 है तो मैं डायरेक्ट I की वैल्यू लिख सकता हूँ. यस. तो क्या लिखूंगा, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है, समझना बेटा, आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन, पोटेंशियल ड्रॉप वी हैव कितना आ जाएगा,
I3/2, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम गोइंग इन अ एट ए हायर पोटेंशियल, इसका मतलब पोटेंशियल गेन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस I1 माइनस I3 इट इज डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। अच्छा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम बात करें तो पहले हमारे क्या है I3, और I3 की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, सो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ I3, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखो बेटा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, इसका मतलब नाउ वी आर मूविंग टू हायर पोटेंशियल, क्लियर। हायर पोटेंशियल का मतलब ये कितना हो गया 6, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, देखो -I3/2 -I3/2, दिस इज -I3 एंड दिस इज, सो दिस इज माइनस टाइम 2I3, क्लियर। और क्या बच गया, प्लस I1/2 प्लस 6, इट शुड बी इक्वल टू 0। इसको अगर राइट साइड में ले लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2I3 माइनस I1/2, दिस शुड बी इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 4 टाइम्स I3 माइनस I1, इट शुड बी इक्वल टू 12, yes or no, and let's suppose this is equation number 1, clear to everyone, yes or no। चलिए, now concentrate on a screen। So I am writing here this equation here because this will be important for us। So 4 times of I3 minus I1, this should be equal to 12, let's suppose this is equation number 1, clear, okay fine। Now I am going to apply Kirchhoff voltage law in loop number 2। So let's suppose I am taking this as loop number 2, और कहीं से भी start कर सकते हैं। Let's suppose now I am starting from this point, clear, and I am going in anti-clockwise direction, clear। So if we talk about loop number 2, अच्छा, लूप नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट करें, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मीन्स वी हैव पोटेंशियल ड्रॉप, सो I1 माइनस I3 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। सो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप वी हैव। अच्छा, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो वापस क्या है बेटा, हम I1 की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगेन वी हैव पोटेंशियल ड्रॉप I1/2। अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो वापस I1 की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मीन्स अगेन वी हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप दिस वन। यहाँ पर हम नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पर जा रहे हैं, इट मीन्स वी हैव पोटेंशियल गेन दिस 12, इट शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, -I1/2 -I1/2 कितना हो गया, -I1, और यहाँ पे क्या है -I1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 टाइम्स I1, बोलो क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज प्लस I3/2, यस, एंड दिस प्लस 12, इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखे, 4 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3 प्लस 24, इट शुड बी इक्वल टू 0, क्लियर। सो मैं इन सबको हटा रहा हूँ और फाइनल वो इक्वेशन लिख रहा हूँ जो हमारे लिए यूजफुल है। वी कैन राइट लाइक दिस, 4 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I3, this should be equal to 24, and this is equation number 2, clear to everyone। now we have two equation and we have two variables, we can easily solve it, yes or no। अब इसको सोचो बेटा कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ समझिए। अगर हम बात करें इक्वेशन 1 में, यहाँ पे हमारे पास I1 है और यहाँ 4I1 है, सो इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 एंड देन इफ वी एड, डेफिनेटली वी कैन गेट हियर वैल्यू ऑफ I3, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 1 को मैं क्या करूँगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई पहले, और फिर मैं करूँगा इक्वेशन नंबर 2 के साथ एड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 16I3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ I1, दिस शुड बी इक्वल टू, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज 48, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये हो जाएगा 4I1 माइनस I3, दिस शुड बी इक्वल टू 24। अब समझो, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15I3, दिस शुड बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा 72, क्लियर है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 15, क्लियर। सो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 4 पॉइंट, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 60, सो वी हैव 4.8 एम्पियर, ठीक है। तो I3 की वैल्यू आ गई 4.8 एम्पियर। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा I3 कहाँ से पास हो रहा है, R3 से। तो R3 के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है 4.8 एम्पियर। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। अभी तो मैं R1 R2 और R5 ये सब निकालने, ठीक है।
एक काम करो, I3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। Listen carefully. Now I am actually putting I3 value in equation number 1. So 4 times, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 4.8 माइनस, या फिर ऐसा करो 2 में पुट कर लो, 2 के अंदर पुट कर लो, कितना हो गया 4I1 माइनस 4.8, दिस इज इक्वल टू 24, क्लियर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4I1, दिस शुड बी इक्वल टू 28.8, clear to everyone? Yes. So I1 value we have 28.8 divided by 4 and this should be 7.2 एम्पियर, क्लियर। इसका मतलब I1 जो करंट है वो कहाँ से पास हो रही है बेटा, R1 से। R1 के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, दिस इज 7.2 एम्पियर, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्लियर टू एवरीवन। सो चलिए बेटा आगे बात करते हैं। Now our objective here in this question is to calculate current that is flowing through R2 and this is R5, क्लियर। अब देखो बेटा R2 कहाँ है ये समझो, R2 आपको ये दिया और R2 से करंट कितनी जा रही है, I1 माइनस I3 बाई 2। तो I1 का वैल्यू कितना था हमारा, I1 का वैल्यू है I1 माइनस I3 बाई 2। I1 वैल्यू वी हैव 7.2 एम्पियर, सो 7.2 माइनस यहाँ पे कितना है बेटा 4.8, सो 4.8 डिवाइड बाई 2, यहाँ से कितना हो गया ये 4, अच्छा ये कितना हो गया 6, दिस इज डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 1.2 एम्पियर, क्लियर। इसका मतलब हम कह सकते हैं R2 से कितनी करंट फ्लो करेगी 1.2 एम्पियर, क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद R5 को चेक करना है, R5 से कितनी करंट जाएगी बेटा, यहाँ पे कितनी जा रही है I3 बाई 2। सो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ I3 बाई 2, अच्छा I3 का वैल्यू कितना है 4.8, क्लियर। सो 4.8 डिवाइड बाई 2 एंड दिस शुड बी 2.4 एम्पियर, क्लियर टू एवरीवन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वो भी मेरा करेक्ट है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हम बात करें तो डेफिनेटली ए बी सी एंड डी चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्लियर। सो नाउ इफ वी कंसंट्रेट ऑन द एनालिसिस पार्ट, लिसन केयरफुली। बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी और फॉर्मूला आई कैन से नो, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, बस इतना सा था कि हाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको लगाना आना चाहिए, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, ठीक है। मोर देन वन चैप्टर, नो, केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी से था। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग यू टू रॉन्ग आंसर, नो, सारे के सारे ऑप्शन अगर करेक्ट है तो रॉन्ग आंसर कहाँ से होगा, ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट सॉल्यूशन, यस डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन है बेटा। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है, क्यों, क्योंकि एक तो आपको ये पता लगना चाहिए कि सर्किट जो है वो सिमेट्रिक सर्किट है, इसका मतलब इसके अपर हाफ और लोअर हाफ में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम क्या करने वाले हैं, इक्वल करने वाले। सो ओवरऑल अगर बात करें तो मैं इसको जो रेटिंग दूंगा इस क्वेश्चन को, आई विल गिव हियर रेटिंग दिस इज 6, क्लियर, क्योंकि इसको मैं मॉडरेट लेवल पे रखूंगा कि डेफिनेटली थोड़ा सा करंट डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया बच्चों को होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम सेक्शन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, एन आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी रो, this is given to 0.2 kilogram per meter cube. It enters a chimney of height, this is h, this is given to you at the rate of 0.8 kilogram per second from its lower end, clear. It means an ideal gas is entering from the lower side and it is going to the upper side, okay fine. Area A1 and A2, this is also given to you, and value of A1 this is given 0.1 meter square and A2 this is 0.4 meter square, fine. The pressure and the temperature of a gas at lower end are 600 Pascal and 300 Kelvin. 600 Pascal, 300 Kelvin given, and for the upper half temperature is given to you. This is 150 Kelvin. Clear? The entire chimney is given to you. This is heat insulated. Clear? So now our objective here in this question is to check all the options when value of gamma we have to take to, and the expansion of a gas this is given to you adiabatic expansion, clear. So all this information this is given to you in this system. Now our objective here is to calculate all the options, clear. Now dear student, we are going to discuss solution of this question, so concentrate on a screen, listen carefully. An ideal gas this is given to you having density rho, this is 0.2, it enters in a chimney having height h at a rate
that is 0.8 kilogram per second. This is given to you from the lower end. Okay, fine. Escape through upper end as shown in a figure. The cross sectional area A1 and A2. Actually, this is A1 and this is A2. Clear? So A1 value this is given to you 0.1 and A2 value is given 0.4 meter square. Clear? The pressure and the temperature. So pressure P1 this is given to you 600 Pascal and temperature T1 is given to you 300 Kelvin. Clear? Okay. Temperature at the upper end means T2 this is given to you 150. Clear? This process we have adiabatic and gamma value this is given, this is 2. क्लियर है बेटा? चलिए ऑप्शन नंबर 1 को देखो. ऑप्शन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड ऑफ ए चिमनी. क्लियर? तो एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सोचो. यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा T टू द पावर गामा P टू द पावर 1 माइनस गामा दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट. क्लियर टू एवरीवन? सो ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? याद रखें P2 फाइंड करना है. ठीक है, प्रेशर एट N2 यहाँ का प्रेशर हमें फाइंड करना है. कैसे करेंगे? ऐसे लिख लेते हैं T2 पावर गामा P2 पावर 1 माइनस गामा दिस शुड बी T1 पावर गामा P1 पावर 1 माइनस गामा. क्लियर? सो वी कैन राइट लाइक दिस P2 बाई P1 पावर 1 माइनस गामा दिस शुड बी इक्वल टू T1 बाई T2 पावर गामा. क्लियर? So we can write like this P2 this should be equal to P1 T1 by T2 power gamma upon 1 minus gamma. Clear? Now we can put value of gamma. Gamma का value कितना है? This is 2. So we can write like this P2 equal to P1 का value कितना दिया? This is 600. So ये हो गया हमारा 600. अच्छा, T1 T2 ये value कितना है? 300 divided by 150 and this power we can say minus 2. कैसे आया बेटा? यहाँ 2 रखा 1 माइनस 2 वी हैव माइनस 2. क्लियर? तो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर? सो वैल्यू ऑफ P2 दिस इज गिवन बाय वी हैव 600 एंड मल्टीप्लाइड वी कैन से दिस इज 2 पावर माइनस 2. क्लियर? सो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस 600 इंटू 1 बाई 4 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 150 पास्कल. क्लियर? तो एक वैल्यू को मैं यहाँ और इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये यूटिलाइज होगी. सो value of P2 we are writing here this should be 150. Clear? तो यहाँ पे हमारा आया कि pressure at the upper end of the chimney this is given by 150 Pascal. So हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? Wrong. Clear है? अच्छा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, हम यहाँ एक काम करते हैं ऑप्शन नंबर डी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और वो भी कहाँ पे? अपर एंड पे, है ना? समझो. अब वो कैसे आएगी बेटा? ये सोचो. डेंसिटी हमें चाहिए तो हमें जो गैस दी है वो कौन सी गैस है? आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू nRT. यस और नो? n क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर? सो वी कैन राइट लाइक दिस PV दिस शुड बी m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई RT. क्लियर? सो वी कैन राइट लाइक दिस P कैपिटल M this is M by V and this is RT. Clear? Now mass per unit volume we have density. Clear? So we can write like this expression of a density this is given by P capital M divided by RT. Clear? So अगर मैं density की बात करता हूँ, density is directly proportional to we can write like this pressure and temperature. क्योंकि मोलर मास बेटा गैस है तो उसका मोलर मास फिक्स है, वैल्यू R वो भी क्या है? फिक्स है. तो मैं कह सकता हूँ डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? प्रेशर एंड टेम्परेचर पर. तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ρ2 बाई ρ1 दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटा? P2. सो P2 बाई P1. ओके, वी कैन राइट लाइक दिस T1 बाई T2. अच्छा, P2 बाई P1. अच्छा, P2 कितना है? दिस इज वी कैन से 150. क्लियर? अच्छा, P1 कितना है बेटा? दिस इज 600. ओके, वैल्यू ऑफ T1 दिस इज 300 एंड वैल्यू ऑफ T2 वी हैव 150. क्लियर? सो वी कैन से दिस इज 2 एंड वी कैन से दिस इज 4. क्लियर? सो वी कैन राइट लाइक दिस 2 बाई 4 एंड दिस इज 1 बाई 2. क्लियर टू एवरीवन? यस. सो ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? इज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ρ2. तो यहाँ से बेटा ρ2 कितना आ जाएगा? ρ2 इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ ρ1.
1/2 इंटू ये रो वन कितना है, दिस इज 0.2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0.1। क्लियर। सो मैं इस वैल्यू को भी यहाँ लिख देता हूँ। सो नाउ वी कैन सी वैल्यू ऑफ रो टू, दिस इज गिवन 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है बेटा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी रॉन्ग है। क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू चेक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए गैस एट द लोअर एंड। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, मास फ्लो रेट, जो फ्लूइड के अंदर हम मोस्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, रो ए वी, या सुनो। सो मास फ्लो रेट कितना दिया बेटा, दिस इज वी कैन से अल्फा, अल्फा कितना है 0.8। क्लियर। अच्छा ये कहाँ लिख रहे हैं बेटा, हमें पहले लोअर एंड पे चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ रो वन A1 V1। ठीक है, रो वन। अब रो वन की वैल्यू कितनी थी बेटा 0.2, यस, इसको 0.2 कर देते, 0.2। A1 कितना दिया है देखो, A1 वैल्यू वी हैव 0.1, 0.1। ओके, V1 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4, तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मेरा जो लोअर एंड पर वेलोसिटी है गैस का वो 40 मीटर पर सेकेंड है, ये तो करेक्ट है। बट अपर एंड पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अपर एंड पे क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, यस। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ V1, ये वैल्यू हमारी 40 है। ठीक है, जो जो भी पैरामीटर आए उनको एक साइड लिखते चलो, कहीं कोई काम आएंगे। सो M, this is rate of flow, we can write like this, this is rho 2, this is A2 and this is V2। क्लियर। अच्छा मास फ्लो रेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितनी होगी बेटा, क्योंकि ये तो 0.8 दिया हुआ है, तो 0.8 हमें पता है कि इस केस में हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास वी कैन अप्लाई। क्लियर। इट मीन्स द रेट ऑफ मास इनपुट दिस शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ मास आउटपुट, तो M जो है हमारा वो सेम रहेगा, तो दिस इज 0.8। रो 2 ये तो हमारा 0.1 आया था बेटा, A2 का वैल्यू 0.4 एंड इंटू V2 वी हैव, दिस इज वी कैन से 2। सो यहाँ से V2 हमें कितना मिल जाएगा, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड आया, इसका मतलब अपर एंड पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। अब बात आती है हमें एक ऑप्शन और चेक करना, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइट ऑफ द चिमनी। क्लियर। अब हाइट ऑफ द चिमनी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सोच के देखो। आप बोलोगे सर सीधा बर्नौली लगा लो, या सुनो बर्नौली लगा सकते हैं, हमें A1 पता है, 2 पता है, H पता है, डायरेक्ट बर्नौली लगा दो। लेकिन इफ यू नो द एजम्पशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन में एजम्पशन ये था इट इज वैलिड ओनली फॉर द आइडियल फ्लूइड। क्लियर। और आइडियल फ्लूइड की कंडीशन ये थी इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। क्लियर। लेकिन यहाँ तो डेंसिटी चेंज हो रही है, अपर एंड पे कितना है 0.1, लोअर एंड पे कितना है 0.2। तो अब क्या करें, बेसिक पे चलो बेटा, कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो आई कहाँ से, वर्क एनर्जी थ्योरम से। या सुनो, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ एक्सटर्नल वर्क डन या नेट वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट वर्क डन, दिस शुड बी इक्वल टू, वी कैन राइट लाइक दिस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। लिसन, now in this question it is given that we have the heat insulated, chimney is heat insulated, it means we can see there is no interaction with the surrounding, this is clear to us। or we can say it means if we are assuming that temperature is also not changing, actually the temperature is changing, so we are saying that all external work that we are doing it is useful for the kinetic energy and change in पोटेंशियल एनर्जी। सो वी आर एज्यूमिंग दिस इंटरनल एनर्जी इज टू बी 0। क्लियर। तो यहाँ से नेट जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, देखो P1 A1 डेल्टा x1, ये कैसे लिखा बेटा, मान लेते हैं कि यहाँ पर गैस ने जो है डेल्टा x1 जो है वो डिस्प्लेस किया। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था वो था P1। क्लियर, ये हमारा A1 है और ये A2 है। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा बेटा P1 A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना डेल्टा x1, दिस शुड बी यस, एक्चुअली हियर वी हैव वन मोर फोर्स जो यहाँ से लगने वाला है, वो कितना लगेगा बेटा, दिस इज इक्वल टू P2 A2 एंड दिस इज डेल्टा x। क्लियर। नाउ वी आर राइटिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m। क्लियर, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा डेल्टा V1, वी कैन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स U इनिशियल माइनस U फाइनल। क्लियर। सो हाफ ऑफ m V1 स्क्वायर, m की जगह डेल्टा m कर देते हैं कि टोटल चेंज इन मास। ठीक है,
और यहाँ पर आ जाएगा हाफ ऑफ डेल्टा एम इंटू वी टू स्क्वायर. क्लियर. Now we have change in potential energy. So change in potential energy is given by delta mg h. बोलो clear है? Yes or no? So now we can write like this. P1. We can say A1 delta x1. This is equal to what? V1. Yes or no? अच्छा. और अगर मैं पहले डेल्टा m से अगर यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा V1 ओवर डेल्टा m माइनस P2 डेल्टा V2 डिवाइड बाई डेल्टा m and this should be equal to, we can say this is equal to V1 square minus V2 square divided by 2 and we can say plus GH. Clear है बेटा? अब समझते हैं. So now we can write like this. We can write like this. P1 divide by. Now we can write like this. This is delta m upon delta V1. So we can say this is rho 1. Clear? We can say this is P2 by rho 2. Clear? This should be equal to, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? V1 square minus V2 square divide by 2 plus GH. अब सबकी वैल्यू पुट कर दो. देखो P1 का वैल्यू कितना हमारे पास? दिस इज 600. ये कितना बेटा? 0.2 डेंसिटी. क्लियर. हियर वी हैव दिस इज 150. क्लियर. 150 डिवाइड बाई 0.1. अच्छा V1 स्क्वायर कितना बेटा? 40 स्क्वायर. यस और नो? सो 40 स्क्वायर V1. यस 40 स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2. क्लियर. प्लस वी कैन से दिस इज 10 टाइम्स ऑफ h. क्लियर. अब इन सबको हटा दो. Now we can say, we can write like this. This is what? 3000 minus this is 1500. It should be equal to, we can say this is what? 40 minus 20, we have 20 and this one is 60 and divided by 2 plus 10 times of h. Clear. ये कितना हो गया बेटा? 10. This is 600. So we can say this is 1500 plus 600. Yes or no? Yes or no? Actually here we have this is final minus initial. Okay, this is final minus initial V2 minus V1 square. So it should be like this. Clear? तो यहाँ पे बेटा माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा and this should be equal to 10 times of h. Clear? तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2100 divide by 10. 2100 divide by 10 and we can say this is equal to 210 meter. Clear? So h का value means height of the chimney we are getting here. This is 210. Clear? So now you can see this question is actually based on we can say fluid mechanics का concept भी यूज हुआ है. इसमें हमने जो है आइडियल गैस का इक्वेशन भी यूज किया, हमने इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस का भी यूज किया. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसमें मोर देन 1 चैप्टर्स को इन्वॉल्व किया गया था. यस और नो? और डेफिनेटली कैलकुलेटिव तो है ही, क्योंकि बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी होगा उसमें कैलकुलेशन तो आती ही आती है. क्लियर? सो नाउ इफ यू एनालाइज दिस क्वेश्चन, now listen, if we analyze this question we can write like this. Based on the direct theory or formula, no. Clear? Based on more than just one chapter, yes. Option misleading you to the wrong answer, no. Clear? Very long statement, yes. Calculation, yes. क्या ट्रिकी क्वेश्चन था? बिल्कुल था बेटा. अगर आप डायरेक्ट बर्नौली लगा दोगे तो आपका आंसर वो आ जाएगा जो मतलब एक्चुअल में वो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है अगर आप डायरेक्ट बर्नौली लगा देंगे. बर्नौली वहीं लगेगी जहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है. ठीक है. अच्छा, तो ओवरऑल अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो मैं इसको दूंगा कि हाँ डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको मैं हार्ड की कैटेगरी में रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. सारी चीज़ें मतलब आपको प्रोसेसेस का आइडिया होना चाहिए, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपको आइडियल गैस की इक्वेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको फ्लूइड के कॉन्सेप्ट यूज होने चाहिए, बर्नौली इक्वेशंस का एक्सप्रेशन आना चाहिए. सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. एकदम क्लियर बेटा? यस. इंपॉर्टेंट. बर्नौली के पीछे के एजम्पशंस क्या है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए. ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर होगी तो जाके हम बोलेंगे कि आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. Now dear student, we are going to discuss question number 12 and this is from section number 2, paper number 1. So now concentrate on a screen. This is a question that is related to ray optics. Clear? Ray optics से बहुत ज़्यादा question पूछे जा रहे हैं. देखिए, so 3 plane mirrors form an equilateral triangle with each side having length capital L. This is given to you. There is a small hole at a distance
L that is greater than 0 from one of the corner as shown in a figure. Fine. A ray of light is passes through hole at an angle theta and it can only come out from the same hole. The cross section of the mirror configuration and the ray of light lie on the same plane. This is given. Which of the following statements are correct? Clear? So now concentrate on a screen. अब समझिए बेटा, यहाँ पे आपको सिचुएशन क्या दी है? आपको दिया है कि कोई 3 प्लेन मिरर्स हमारे पास है और वो 3 प्लेन मिरर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं. ये क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा बेटा? 60 डिग्री. एकदम क्लियर. अच्छा, यहाँ पे आपको बोला है कि इसके अंदर केवल एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर हम कह सकते हैं एक होल है और लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, जब आपके L की वैल्यू 0 से L के बीच में. ठीक है, नो प्रॉब्लम. इसका मतलब बेटा जब लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं. लेट्स सपोज द लाइट रे इज गोइंग लाइक दिस और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना गिवन है? दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री. यस और नो? अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 30. यस और नो? तो 60 प्लस 30 वी हैव 90. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मुझे देखने को मिला, या फिर हम बोले कि प्लेन मिरर से 90 डिग्री पे ये लाइट रे इंसिडेंट होगी. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट हो रही है. सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? वी हैव 0. yes or no? So we can say this light ray will reflect along the same path and it will come out from the hole. yes or no? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, the ray of light will come out for theta equal to 30 degree. So this is correct. Clear to everyone? Now in the next question it is given, let's suppose we have hole at L equal to L by 2 and there is an angle that exists so that the ray of light will come out after 2 reflection. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अगर मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पर जो होल है इसी में अगर हम मान लेते हैं कि अब ये होल को मैंने क्लोज कर दिया. लिसन केयरफुली. एंड मान लो कि होल मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता है जहाँ पर अगर लाइट रे 2 बार रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसके बाद वापस सेम होल से बाहर आ सकती है. तो ऐसे कैसे पॉसिबल है ये समझो. जैसे मान लेते हैं कि कोई लाइट रे बेटा यहाँ से आई, ठीक है, और वो जाके यहाँ पे इंसिडेंट हुई. लेट्स सपोज लाइक दिस. क्लियर? हमें नहीं पता वो एंगल क्या है. मैंने मान लिया कि ये मिरर से एंगल यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये भी कितना बेटा? थीटा. ये यहाँ पे हो गया मान लो 60 और ये हमें नहीं पता. ठीक है. So let's suppose if I am saying to you, let's suppose if you are taking this theta equal to 60 degree. Listen carefully what I am saying to you. यहाँ पर अगर ये 60 है बेटा तो ये भी कितना हो गया? 60. ये 60 है तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, क्लियर, तो ये 60 ये 60 ये कितना होगा? 60 डिग्री. यहाँ से ये एंगल कितना आ गया बेटा नॉर्मल के साथ? 30. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो लाइट रे ऐसे जाएगी तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? 30. यस सुनो. ठीक है. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा? क्योंकि ये होता है 60. यस सुनो, क्योंकि ये जो प्लेन मिरर है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री. ये कितना बनाएगा? 60. ये ऑलरेडी 60 हो गया यानी 120 बचा. यहाँ पर ये 30 तो ये 30 हो गया. ठीक है. यहाँ पर अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है, इसको एक बार वापस देखें. अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करें तो लेट्स सपोज दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस मिरर. क्लियर? तो यहाँ से जो लाइट रे आएगी वो लाइट रे वापस ऐसे आई और वो यहाँ से बाहर. लिसन केयरफुली. क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30. ये एंगल कितना होगा बेटा? 30. या सुनो. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लाइट रे गई यहाँ पर, एक बार इसका रिफ्लेक्शन हुआ. क्लियर? सो हियर वी हैव रिफ्लेक्शन 1 टाइम and here we have reflection, this is 2 times. so total 2 times रिफ्लेक्शन हुआ और उसके बाद ये लाइट रे वापस सेम होल से बाहर आ गई. तो क्या हमें वो एंगल पता है? यस. सो वी हैव दैट एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और 60 डिग्री पर लाइट रे 2 बार रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेम होल से बाहर आ गई. बोलो क्लियर है? यस और नो? यस. नाउ लिसन केयरफुली. The ray of light will never come out for theta equal to 60 degree and I equal to L by 3. ठीक है. मतलब आपको बोला कि ये जो L है ये अगर मैं L by 3 रखूं तो लाइट कभी भी बाहर नहीं आएगी. चलो एक बार देखते हैं क्या ये पॉसिबल है. लिसन केयरफुली.
So let's suppose if I am drawing here, let's suppose these are the three plane mirrors. Clear? These are the three plane mirrors. ठीक है, हमें क्या दे दिया बेटा, थ्री प्लेन मिरर दे दिया, और यहाँ पर हमारे पास एक होल है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, होल, ये होल है. ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये आपको कितना दे दिया बेटा, दिस इज L/3. क्लियर? तो ये जो रिमेनिंग है ये कितना हो जाएगा बेटा, 2L/3. यस और नो? क्योंकि आपको बोला है कि इस साइड कितना बेटा, L लेंथ का है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2L/3. ये L/3 टोटल कितना हो गया, L. अब ये बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फ्रॉम फॉर थीटा इक्वल टू 60 बट L इक्वल टू L/3. ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि कोई लाइट रे जो है वो एंटर कर रही है. बहुत ध्यान से समझना बेटा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ. मान लेते हैं कि बेटा यहाँ से कोई लाइट रे एंटर कर रही है और वो लाइट रे ऐसे जा रही, like this light ray is going like this. Clear? We can say this angle is here 60 डिग्री, और यहाँ पे आपको बोला है कि थीटा इक्वल टू 60 पे जा रही है, तो यहाँ पर ये एंगल 60, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, 60. यस और नो? ये एंगल कितना हो गया, 60. अगर ये यहाँ पे सारे एंगल सेम है, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी मुझे पता है कितना बेटा, 2L/3. बोलो क्लियर? तो यहाँ से अगर 60 है, अगर हम इसका एक नॉर्मल ड्रॉ करें, सो दिस इज ए नॉर्मल. क्लियर? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 30. यस और नो? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर ये भी कितना बेटा, 30. एंड दिस लाइट रे इज पैरेलल टू दिस प्लेन मिरर. यस और नो? यहाँ से गई, उसके बाद क्या होगा बेटा, ये लाइट रे यहाँ पे वापस एक नॉर्मल बनेगा, और उसके बाद ये लाइट रे आके यहाँ पर इंसिडेंट होगी. यस और नो? ये 30 है, तो ये भी कितना हो गया बेटा, 30. ये भी कितना हो गया, 30. बोलो क्लियर? अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल. क्लियर? सो अगर हम यहाँ से बात करें, ये एंगल कितना है टोटल, 60. सो ये एंगल कितना हो जाएगा, सोच के बताओ बेटा, क्योंकि ये जेड बनाना चाहिए. यस और नो? तो यहाँ पर ये टोटल 60 है, तो ये भी कितना, 60. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये समझो. ये 30 है, यहाँ पर है, और ये लाइट रे ऐसे आएगी, और फाइनली ये लाइट रे इस तरह से जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि अगर ये 2L/3 है, तो वापस ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 30. क्लियर? सो इसको छोड़ो, आप ये समझो, ये हमारा जो नॉर्मल था बेटा, इस नॉर्मल से ये एंगल कितना बन रहा है, 30. तो ये जो रिमेनिंग होगा ये कितना हो जाएगा, 60. यस और नो? तो अगर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो दिस एंगल विल बी 30. यस और नो? अगर ये 30 है, तो ये एंगल भी कितना हमारे पास, 30. यस और नो? दिस एंगल इज ऑल्सो 30. अगर ये 30 है, तो वापस ये कितना बेटा, 60. ये कितना हो गया, 60. यहाँ से लाइट रे अब ऐसे जाएगी, लाइक दिस. क्लियर टू यू? क्लियर? और यहाँ से जाके और ये वापस ऐसे बाहर निकल जाएगी. क्लियर? तो इस तरह से हम एक ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो आप मुझे बताओ कि इस केस में जब लाइट रे एंटर करी, तो कितने रिफ्लेक्शन के बाद वो बाहर आई. समझना, यहाँ से अगर हम लाइट रे की बात करते हैं, नंबर 1 रिफ्लेक्शन वी हैव, दिस इज 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, and this is number 5, and in the 6 it is coming outside. So we can say whenever light ray is incident at theta equal to 60 degree, clear, and it is situated at L/3 position, definitely we can say the light ray will come out after 5 reflection. मतलब 5 रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये लाइट रे जो है वो बाहर आ जाएगी. इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है बेटा, रॉन्ग. क्लियर? अच्छा, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60, ये भी सही है. आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन, दिस इज रॉन्ग. कितने रिफ्लेक्शन है बेटा, ओनली 5. इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग. क्लियर? सो अगर मैं बात करूं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डेफिनेटली ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस. क्लियर? सो चलिए बेटा, अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूं, तो लिसन केयरफुली. अगर एनालिसिस की बात करते हैं, तो क्या डायरेक्ट थ्योरी और फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था. मोर देन 1 चैप्टर? नो. ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पर मिसलीड कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे. अगर आपने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस ढंग से काउंट नहीं किए, तो आप उसको करेक्ट कर देंगे, तो ये यस.
स्टेटमेंट और कैलकुलेशन है, नहीं कैलकुलेशन नहीं, लेकिन ज्योमेट्री जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी यस। और डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो यस डेफिनेटली मैं कहूँगा इसको कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, मॉडरेट की कैटेगरी का क्वेश्चन है, सो आई एम गिविंग हियर टोटल 6 मार्क्स आउट ऑफ 10। क्लियर। मॉडरेट कैटेगरी इतनी कैलकुलेशन तो बेटा आपको आनी चाहिए कि किस तरह से प्लेन मिरर्स में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का हम यूज करते हैं, ज्योमेट्री का कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर टू यू? सो दिस इज ऑल अबाउट this question. Now dear student, we are going to discuss question number 13 of paper number 1 section number 2. Clear? So in this question it is given to you 6 charges are placed around a regular hexagon that is given to you, and the length of the side, this side is given to you, this is A. Clear? This is A. 5 of them have a charge q, 1 2 3 4 5, we have total 5 charges, and at 1 we have total charge x. Clear? At the 6th position we have charge x. हमें नहीं पता कि बेटा x का वैल्यू क्या है, बट हाँ कोई एक हमने चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया है। ओके फाइन। तो हमें ये बताना है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्ज टू द नियरेस्ट हेक्सागन इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ हेक्सागन। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो वो इस हेक्सागन के सेंटर से पास होता है, और इसकी जो साइड है वो इसको टू इक्वल जो पार्ट्स में है डिवाइड करती है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उनकी हेल्प लेकर के और हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नाउ कंसंट्रेट ऑन अ स्क्रीन। यहाँ पे आपको बोला बेटा कि 6 चार्ज जो है वो प्लेस किया हमने रेगुलर हेक्सागन पे, जिसकी साइड लेंथ क्या है a। तो यहाँ पे हमें जो साइड लेंथ गिवन है वो साइड लेंथ कितना है बेटा, दिस इज a। क्लियर। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर ये चार्ज है बेटा, इस चार्ज से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर ये साइड की बात करें या फिर ये साइड की बात करें तो ये कितना है बेटा a। यस और नो? हमें पता है कि ये एंगल कितना होता है 60। क्लियर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30। तो अगर मैं इसको नाम कर देता हूँ ओ ए, लेट्स सपोज दिस इज बी, तो क्या हम ओ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगी बेटा सोचो। यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं दिस इज कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओ ए अपॉन ए। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा वी कैन राइट लाइक दिस इज ए कोस 30, ए कोस 30। क्लियर। और मैंने बोल दिया इसको ओ ए नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे बेटा डी। क्लियर। तो ये वैल्यू आपको जो गिवन है दिस इज डी, तो ये भी कितना है बेटा डी। यस और नो? तो ये बेसिक ज्योमेट्री जो हमारी क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में बोला व्हेन x इक्वल टू क्यू, मतलब x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे q रखता हूँ, दिस x इक्वल टू क्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए बेटा कि जैसे कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे हमने सेम चार्ज रख दिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, दैट इज 0। लेट्स सपोज वी हैव हेक्सागन, we are placing charge q at the corners, what is electric field at the center, this is also 0। तो यहाँ पर भी तो सेम है। अगर हम सेम चार्ज प्लेस कर देते हैं तो सेंटर पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो सेंटर है वो ईच चार्ज मतलब हर चार्ज से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। यस, व्हेन इट हैविंग इक्वल डिस्टेंस सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ मैग्नीट्यूड y दैट इज सेम। बट अगर हम नेट रिजल्टेंट फाइंड करेंगे दैट इज ऑलवेज कम आउट टू बी 0। ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर। नाउ लिसन केयरफुली। नाउ हियर इट इज गिवन व्हेन x इक्वल टू माइनस क्यू, इसका मतलब मैंने x की वैल्यू अब ले ली माइनस क्यू, तो मुझे बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। अब आप समझो बेटा, अगर माइनस क्यू ले लिया तो यहाँ पर इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, लेट्स सपोज दिस इज E1, और B के कारण से चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। यस और नो? और बाकी ये Q चार्ज के कारण से जो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको तो ये Q चार्ज कैंसिल कर देगा और इसको ये कैंसिल कर देगा। यानी मैं आपको बोलूं कि मुझे चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ E, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम होंगे। यस और नो? तो क्या लिख सकते हैं हम 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा KQ। अच्छा, डिस्टेंस कितनी आएगी इस चार्ज से इस O पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, this is 2 times of d। clear, this is whole square, so we can write like this is 2kq divide by 4d square। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया बेटा देखने को kq by 2d square। clear to everyone? okay, now value of k, now if we put value of k कितनी आएगी बेटा, सोच के देखो।
एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास आ गया के क्यू यहाँ तक ठीक है अपॉन आर डी, दिस इज 2d स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं के क्यू डिवाइड बाई 2, डी का वैल्यू कितना है बेटा, दिस इज ए कोस 30, ए कोस 30 मतलब कितना हो गया √3, वी कैन राइट लाइक दिस इज √3a बाई 2, √3a by 2, so we can say this is under √3a by 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा वैल्यू ऑफ ई, दिस इज गिवन बाय, वी कैन से दिस इज के क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 4, क्लियर। यहाँ से कितना आ गया, दिस इज 2, सो 2k क्यू डिवाइड बाई 3a स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, अगर हम k की वैल्यू को पुट करें तो k का वैल्यू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 2q डिवाइड बाई 3, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज a स्क्वायर। यहाँ से इसको क्या कर दिया बेटा, कैंसिल, सो दिस शुड बी इक्वल टू q डिवाइड बाई दिस इज 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, क्लियर। इसका मतलब जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, क्लियर, yes or no? Now we are going to discuss what is option number C. ऑप्शन नंबर सी में आपको बोला है कि अगर मैं x की जगह अगर 2q रख देता हूँ, लिसन केयरफुली, अगर x की जगह 2q रख देते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी O पॉइंट पर, ठीक है। तो मैंने x इक्वल टू बेटा यहाँ पे रखा 2q। अब आप जानते हैं कि बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वी नेट। अब पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, के क्यू बाई आर, यस और नो। तो यहाँ समझो क्यू 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 क्यू, वी हैव टोटल 5q चार्ज और डिस्टेंस भी सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 5kq डिवाइड बाई, और यहाँ पे क्या आता है बेटा डी, यस और नो। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है के क्यू बाई आर, यहाँ पर क्या हो गया के क्यू बाई डी। अच्छा, ये 2q है तो इसका क्या होगा बेटा, वी कैन से के, यहाँ पर आ गया 2q एंड डिवाइडेड बाई दिस इज डी, क्लियर। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया 7kq डिवाइड बाई डी, क्लियर। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो 7q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब डी का वैल्यू हमारा कितना बेटा, √3a बाई 2, सो वी कैन से वी कैन राइट लाइक दिस 7q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अंडर √3 बाई 2a, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज 2, यस और नो। तो मेरा फाइनल आंसर जो आने वाला है वो फाइनल आंसर क्या होगा, व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, दिस इज गिवन बाय, यस दिस इज गिवन बाय, वी कैन से दिस इज व्हाट 7q डिवाइडेड बाय, वी कैन से दिस इज 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज a, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा वी नेट इतना हो गया, बोलो क्लियर है, यस और नो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7q अपॉन दिस वन, क्या ये सही है, सोच के देखो। हियर वी हैव दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज वी हैव √3, सो यहाँ पे आ गया 7q अपॉन 2√3 एप्सिलॉन नॉट a, क्लियर टू एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि जो हमारा वी नेट आया था वो कितना आया था बेटा, 7kq डिवाइड बाई, ठीक है, और डिस्टेंस कितना थे हमारी, दिस इज डी, यस और नो। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज डी, यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें ये तो डी है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है बेटा 2d, ठीक है, इसी मिस्टेक हो जाती है जनरली, 7/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे q आएगा एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 2d, बोलो क्लियर। तो अब इसका अगर हम फाइनल आंसर निकालें, सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट O, this is given by V naught, we can say 7q divide by, we can say this is 8 pi epsilon naught and we can say this is d, so we can say this is only d, clear, 8 pi epsilon naught into d। अब d की वैल्यू को पुट करो, कितना आता है बेटा 7q अपॉन 8 pi epsilon naught into, अच्छा d का वैल्यू कितना हमारा √3 by 2, so this is √3 by 2, so this is 4 pi epsilon naught, clear। So now we can write like this, V naught, this is given by 7q divide by 4√3 pi epsilon naught, clear। So ये हमारी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
O. Clear? So we can say yes, we have actually A also. So option number C, this is also correct. Clear? Now we are going to discuss last option. In the last option it is given when x equal to minus 3q, then what is potential at O. तो सेम क्वेश्चन है बेटा, बस यहाँ पे आपको क्या कर दिया, x इक्वल टू कितना दे दिया, माइनस 3q. x की वैल्यू कितनी दी है, दिस इज माइनस 3q, माइनस 3q. क्लियर है? अब समझो, अगर x इक्वल टू माइनस 3q है तो हम यहाँ पर वी नेट लिखेंगे. वी नेट क्या होता है बेटा, के क्यू अपॉन आर. अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 के करंट से तो क्या हो जाएगा, 5 के क्यू डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो गया, डी. क्लियर? माइनस, अब माइनस आएगा. ठीक है, माइनस आएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस 3q है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3kq डिवाइड बाई डी. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, k ब्रैकेट 3q डिवाइड बाई डी. तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2kq डिवाइड बाई, अच्छा ये देखो फिर मिस्टेक हो सकती है क्योंकि सेंटर से बेटा इसकी डिस्टेंस d है तो ये भी तो d है, यहाँ पर आएगा 2d, यहाँ पर क्या आएगा 2d. क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो 2d. यहाँ से ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल. तो यहाँ से आ गया kq डिवाइड बाई d. अब d का वैल्यू क्या है बेटा, अंडर रूट 3/2 और k की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q एंड दिस इज अंडर रूट 3/2a. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई एम राइटिंग हियर फाइनल आंसर. So electric potential at center O, this is given by, we can say this is q divide by we can say 2 pi, this is epsilon naught under root 3a. So this is potential at point O when we are using x equal to minus 3q and this is given wrong. Clear? It means option number D is wrong. Clear? So in this question we have 3 options correct, A, B and C. So clear to everyone? Yes or no? Yes. Now if we come to the analysis of this question, now we can say it is based on direct theory or formula. Yes, I can say yes, हमने direct formula use किए हैं यहाँ पर. Based on more than one chapter, no. Clear? Having options misleading you to the wrong answer, no. Clear? Direct question है बेटा, सारे सीधे सारे, क्या long statement calculation है, no. ठीक है, इजी क्वेश्चन बेटा, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, मेंस लेवल की कैलकुलेशन है. तो अगर मैं इसको बात करूंगा, मैं बोलूंगा इजी कैटेगरी के अंदर इसको रखेंगे या इजी टू मॉडरेट. अगर आप इसकी ज्योमेट्रिक, अगर आप डी की वैल्यू ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाए तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है. ठीक है, तो अगर ओवरऑल हम इस क्वेश्चन की बात करें, आई विल गिव हियर 4 आउट ऑफ 10. क्लियर? सो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी या ऑलमोस्ट इजी कैटेगरी में आप इसको मान सकते हैं. क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. And this question is related to nuclei chapter. The binding energy of a nucleus it can be affected by pairwise Coulomb repulsion. Okay, fine. Assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of a proton, it will be Eb for the proton, and binding energy of neutron it Eb. Clear? Now we have to find which of the following statement is correct. Clear? So actually, you know, in our syllabus whatever we have discussed, in that we are not considering that pairwise Coulomb repulsion force. Clear? So in that condition we can see the binding energy for a proton it will be same as the binding energy of a neutron. Yes or no? So वहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस होता है ये वैल्यू 0 आती है. Yes or no? बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर आईआईटी ने क्या किया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोला है कि ये क्या है, पेयर वाइज कुलम्ब रिपल्शन. यस, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा. ठीक है, अच्छा वो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस और नो? तो उसके लिए बेटा यहाँ पे कंसंट्रेट करें. लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे टोटल मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो जेड है और उसमें से मुझे अगर पेयर बनाने तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स में बना सकता हूं, तो ये मैं लिख सकता हूं दिस इज जेड माइनस 1/2. क्लियर? तो अगर हम ये बात करें मतलब बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोटॉन एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आपको क्या दे रहा है, प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन, इट विल प्रोवाइडेड यू द एक्सेस. क्लियर? मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी, एक्सेस बाइंडिंग एनर्जी जो है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है
और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दिस इज माइनस टाइम्स के जेड जेड माइनस वन, क्लियर, एंड वी कैन से दिस इज ई स्क्वायर डिवाइड बाई, एंड वी कैन से दिस इज, क्योंकि ये किसके बराबर होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यस और नो, सो वी कैन से वी कैन राइट लाइक दिस के जेड जेड वन एंड दिस इज वी कैन से आर स्क्वायर, or we can say this is R, clear, because this is potential energy, clear. So actually we know this should be equal to z minus 1 e squared, this is equal to we can say this is R naught a to the power 1/3. हमेशा याद रखना बेटा, जब भी पेयर वाइज रिपल्सिव फोर्स आते हैं तो ये जो एक्सेस बाइंडिंग एनर्जी है ये नेगेटिव होगी, क्लियर। चलिए बेटा ऑप्शंस पे चलते हैं। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड जेड माइनस वन के, बिल्कुल है, हमने यही तो बात की है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड जेड माइनस वन के, yes or no, it is inversely proportional to, or we can say it is directly proportional to a to the power minus 1/3, yes वो है। इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों क्या है, करेक्ट। क्या ये पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी अगर यहाँ से हम कहते हैं कि एक पॉजिट्रॉन जो है एमिट होता है। पॉजिट्रॉन जो है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिट्रॉन एमिट होगा तो मान लेते हैं कि टोटल पहले -10 थे, अब क्या हो गया -8, तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस कम होता जाएगा। डिफरेंस कम होता जाएगा तो मैं कहूँगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है प्रोटॉन की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्लियर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों क्या है, करेक्ट, और सी क्या है, रॉन्ग, क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ इफ वी मूव टू द एनालिसिस पार्ट, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड था, मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा पार्ट है जो बेटा जनरली जो है जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो ये नहीं, ठीक है। मोर देन वन चैप्टर, नो, और यस दिस इज करेक्ट। अगर आपको ये नहीं पता है कि वो चीज़ माइनस में आती है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग स्टेटमेंट था, नहीं था बेटा। ओवरऑल अगर बात करूँगा तो मैं इसको बोलूँगा कि हाँ क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन इसके मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, सो इट आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन ए मॉडरेट कैटेगरी, यस और नो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन।